ओके। तो देखो आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट में बात करेंगे, ये आप लोगों के लिए एकदम मतलब मेरे यहाँ पर फ्रेश है टॉपिक, दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज या फिर यू कैन से बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके। तो सीएस में इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है, चार्टर्ड में इसको बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बोलते हैं। टॉपिक सेम ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट या कमर्शियल नॉलेज जो है, इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से काम करता है, ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर का पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है, और क्या क्या जरूरी होता है एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने। मतलब ऐसा नहीं कि आज बोलने से कल बिजनेस बन जाए। बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट का बात आ रहा है तो फिर मैं आपको एक चीज जरूर बता सकता हूँ। एनवायरनमेंट इन द सेंस जैसे कि जीने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, हमें राइट और रॉन्ग, मतलब टू लीव आवर लाइफ इन फुल पोटेंशियल यू नीड गुड एनवायरनमेंट और नॉट, बोलिएगा आप लोग। यस सर। एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है ना, हर तरह का एनवायरनमेंट उसमें। आपका सबसे सबसे पहला जो एनवायरनमेंट इंसान को चाहिए, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। वो जितना प्योर हो उतना अच्छा। जैसे दिल्ली का जो हालत हम लोग करके रखे ना, दिल्ली ऑल्सो कोलकाता इज ऑल्सो देयर, बट कोलकाता में वाटर बॉडीज अच्छा है, इसलिए कोलकाता थोड़ा बच जाते हैं ड्यू टू गंगा मैया। मतलब गंगा जी है कलकत्ता में, एंड ये कलकत्ता को ना थोड़ा सा सेव कर देता है कंपेरेटिवली। दिल्ली का जमुना मतलब जो यमुना रिवर है, उतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है उनके पास, तो इसलिए दिल्ली को वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता। कोलकाता में वेटलैंड बहुत ज्यादा है कोलकाता के आसपास में, इसलिए आपको उतना समझ नहीं आता। तो ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड नहीं करना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट दिल्ली गया था कुछ दिनों के लिए, उसका कुछ फैमिली शिफ्ट हो गया था, तो वहां पर ही वो पढ़ाई कर रहा था। दिल्ली दिल्ली से 2-3 साल पहले का बात है। तो कुछ दिन रहने, कुछ साल, हाँ, फ्यू इयर्स रहने के बाद वो पहले कलकत्ता में रहता था, है बिहार का लड़का। लेकिन उसको सर मतलब खांसी आ रहा था, तो खांसी में ब्लड आ रहा था, ऐसा सिचुएशन हो रहा था। आप लोग जैसे ही होंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे 1-2 साल के, बट सीरियसली आप सोचो कि एक ऐसा जगह जहां पर नॉर्मल से इंसान को खांसी में ब्लड आ जाए, मतलब सिचुएशंस बहुत खतरनाक है। तो चलो एनवायरनमेंट का बात आ रहा है तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा कंट्री है, मैं चलो स्क्रीन शेयर कर दूं। इस कंट्री में अगर आपको बिजनेस को डेवलप करना है, आई होप आपको दिख रहा है, वर्ल्ड जरूर दिख रहा होगा। मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ। ये जो एनवायरनमेंट है किसी भी कंट्री का, उस एनवायरनमेंट को इस तरह से बिल्डअप करना चाहिए जो इसे देखो खाली आंख से तो समझ में नहीं आता, बट पोल्यूशन स्पेशली, ठीक है। उसके साथ साथ प्रॉपर ट्रीज प्लांटेशंस करना, इन वाटर बॉडीज को प्रॉपर रखना, ठीक है। जैसे गैंजेस, ठीक है। गैंजेस जो है या फिर जो भी रिवर्स है, इंडिया में बहुत फेमस फेमस रिवर है, गैंजेस इज देयर। फिर आपका ब्रह्मपुत्र इज देयर, ठीक है। ये देखो गैंजेस, ठीक है, सिर्फ गैंजेस कलकत्ता में भी है, ये यूपी में बनारस के घाट में चले गए शायद। तो ये सब साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, प्योर होना बहुत जरूरी है, क्लीन होना बहुत जरूरी है। जब आपका एनवायरनमेंट साफ हो, इसके ऊपर डिपेंड करके आपका इकोनॉमी बिल्डअप होता है। आई डोंट नो आप लोग इस बात को कितना समझते हैं, बट सीरियसली इट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि एनवायरनमेंट साफ रहेगा तो जाके आप बिजनेस भी डेवलप कर सकते हो। ओके सर, चलो ये सब पॉइंट में धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे, बट बिफोर दैट चलो एकदम हार्डकोर बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट में चलते हैं। अच्छा, सबको मैं एक चीज जरूर पूछूंगा, सर कनेक्ट हो रहा है पॉइंट, जो भी पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट बात समझ में आ रहा है सर? क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? अयन, राजू? यस सर। ओके। शाइनी, विश्वजीत, बोलो, काजल, समझ में आ रहा है ना कि क्या Yes, चीज sir. पढ़ेंगे? यस सर। ओके सर। तो क्या डेप्थ क्रिएट करना है, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो चलो धीरे धीरे डेप्थ क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट का नॉलेज भी आ जाएगा। और अयन को मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? अयन का साउंड नहीं मिल रहा मुझे। अयन आशीष की नहीं रे, गुड मॉर्निंग के बाद और आवाज नहीं है तेरा। Sir, आशीष, ओके ओके, साउंड किसी कारण से नहीं आ रहा। ओके।
तो देख क्या क्या मेनली इस पर्टिकुलर टॉपिक में बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या सीखना चाहिए नॉर्मली, ठीक है, बेसिक तो पहले डेवलप कर लो। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंड व्हाट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड व्हाई इज इट नीडेड, ठीक है, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना क्यों जरूरी है और क्यों इतना जरूरी चीज है ये। नो द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस, कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं सर, इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इसमें आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, बहुत सारे, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल नेचुरल सारा का सारा एनवायरनमेंट मिला जुला के ही एनवायरनमेंट बनता है। तो चलो एक एक करके बात को करते हैं। हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ थोड़ा इकोनॉमिकल बातें होंगे बट ये इकोनॉमिकल बातें रिगार्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट का होगा, दैट आर अफेक्टिंग बिजनेस एंड नो द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक्स में जो दो पार्ट है, एक माइक्रो एक मैक्रो, है ना। आप लोगों को बेसिक इकोनॉमिक्स के क्लास में ये सब चीज समझाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं सर और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं। ये जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फैक्टर है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पे, वो हमारा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो चलो एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। ओके, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट, अगर फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रो, फिर धीरे धीरे हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट पे चलेंगे, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, फिर इंटरनल एनवायरनमेंट को समझेंगे, क्या चल रहा है, सबका इश्यू चल रहा है क्या, एक साथ सब बाहर जा रहे हो आ रहे हो? স্যার স্ক্রিন কিছু দেখা যাচ্ছে না, স্ক্রিন শেয়ার শেয়ার নেই। হচ্ছে না। एक मिनट रुको, क्या सायनी को भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन? सर दिख रहा था मेरे को। सायनी को दिख रहा है, मतलब तुम लोग का कुछ इश्यू हो गया अभी। एक बार देखा হ্যাঁ थिएटर में देखते अच्छी नहीं? হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। ओके, ठीक है, तो बोलना ना, तुम लोग खुद ही निकल रहे हो बाहर में, क्या चल रहा है कि आ रहा है जा रहे आ रहा है जा रहे। ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पेस्टल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस। आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। एक कंट्री को चलाने के लिए ये एनालिसिस बहुत वाइटल है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम पासिंग बट टू रन आवर कंट्री, टू रन द इकोनॉमी, टू रन द स्टेट, टू रन द गवर्नमेंट। पेस्टल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ आप किस तरह का स्ट्रेटेजिक रिस्पांस ले रहे हो। अच्छा, एक्सटर्नल में दो पॉइंट बहुत वाइटल होता है, एक माइक्रो, अदर इज मैक्रो। एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पांस में इंटरनल स्ट्रेटेजिक एंड होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस, दीज आर द इंपॉर्टेंट एरिया। इसमें हम लोग एक एक करके आपको लेके चलते हैं। थोड़ा स्टोरी है सर, इसमें काफी ज्यादा स्टोरी है, मतलब पीछे का कहानी है, बहुत सारा केस स्टडीज बेस्ड है, ठीक है। तो धीरे धीरे पेशेंस के साथ सुनो, मजा आ जाएगा, ठीक है। हड़बड़ करोगे सब दिमाग से बाहर चला जाएगा। ऐसे इजी है, बहुत टफ कुछ नहीं है, बट थोड़ा स्टोरी है। ओके, बिजनेस इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस। एक बिजनेस को क्यों बिल्डअप किया जाता है? बिजनेस को बिल्डअप इसलिए किया जाता है ताकि वो कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट को कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। बिजनेस इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विस टू कस्टमर्स, यही ना राजू? बिजनेस क्यों बनाया जाता है? या तो हम सर्विस देंगे या तो फिर हम प्रोडक्ट बेचेंगे, सही कि ना? হ্যাঁ স্যার। जैसे देख, कोई कोई बिजनेस होता है जो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों देता है। जैसे अगर मैं आपको एक बिजनेस के लेके चल रहा हूँ, चलो आप लोगों के फील्ड जैसा कोई बिजनेस के लेके चल रहा हूँ, ये है आपका पीडब्ल्यूसी। ये बिग 4 चार्टर्ड फर्म में से एक है। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स इज अ मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क ऑफ फर्म्स operating as a partnership under PwC brand. PwC ranks as the second largest professional service network in the world and is considered one of the big 4 accounting firms along with Deloitte, EY and KPMG. Okay, इसका रेवेन्यू देख सकते हो आप, 4,300 करोड़ का रेवेन्यू है इसका, 98 में फॉर्म हुआ था। तो आप लोग जरूर ड्रीम देख सकते हो सर कि हम लोग ऐसे कंपनीज में जाके अपना प्रोफेशंस को सेटअप करेंगे। तो ये देखो, ये है PwC का साइट। अब इसमें
आपको क्या मिलेगा? ये प्रोडक्ट नहीं बेचता है सर, ये अकाउंटिंग एडवाइजरी देते हैं, ये टैक्सेशन के एडवाइजरी देते हैं, बिजनेस का एडवाइजरी देते हैं। आप देख भी सकते हो, टैक्स एड, ग्लोबल क्राइसिस सर्वे, ठीक है, रिसेंटली जो बजट भी निकला है उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड विद रिसाइलेंस नो मोर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिया वाला है, pwc.in, पूरा वर्ल्ड भर में ये लोग काम करते हैं। जस्ट देखो एक बार, ये देखो, रिकॉन्फ़िगर, चलिए इनका अंदर का कुछ पॉइंट्स है। बिजनेस कंटिन्यूटी यूजिंग क्लाउड सर्विस, पीडब्ल्यूसी फाइनेंस पार्टनर, ठीक है। तो एक चीज आपको जरूर समझ में आ रहा होगा सर, ये इनका, ये देख के आपको, ठीक है, कि ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। देखो, आप सर्विस देखने से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक्सप्लोर ऑल सर्विस, डिजिटल सर्विस, अकाउंटिंग एडवाइजरी, एंटरप्रेन्योरियल एंड प्राइवेट बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ, क्राइसिस मैनेजमेंट, consulting, digital transformation, data analytics, financial technology, PwC's technology solutions, emerging technologies, tax and regulatory service, deals, government reforms and infrastructure development, risk assurance service. So I hope जब आपको मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस में सर्विस भी है, बिजनेस में प्रोडक्ट भी है। ये जो मैंने आपको दिखाया, PwC, KPMG भी दिखा सकता था, बट एक आइडिया के लिए जो मुझे सामने आया दिमाग में, वही मैं आपको बताया। अगर मैं आपको फ्लिपकार्ट में लेके चलूं, फ्लिपकार्ट आपको क्या देता है सर? सर्विस एंड बिजनेस, गुड्स दोनों सर्विस करते हैं, सप्लाई करते हैं, या फिर सिर्फ गुड्स देते हैं? फ्लिपकार्ट आपके साथ क्या करता है? आपको गुड्स एंड सर्विस दोनों प्रोवाइड करते हैं या ओनली गुड्स देते हैं? बोलो, हेलो सर দুটোই তো করে गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस दोनों देता है, बट अगर अगर मतलब अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो फ्लिपकार्ट में लोग सर्विस पाने के लिए विजिट नहीं करता है, गुड्स पाने के लिए विजिट करता है। सर्विस एक्स्ट्रा, इसका एक्स्ट्रा एड ऑन है ना? जैसे कि आपके घर में डिलीवरी करके देगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक्सचेंज करके देगा, या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसा अगर डेबिट करेगा तो अगर चेंज होगा तो आपको उसमें दे देगा, ईएमआई फैसिलिटीज देगा। ये एड ऑन सर्विस है। ये देखो, अवेलेबल ऑफर्स, एंड फिर आपको नीचे दिखेगा यहाँ पर यूजुअली डिलीवर्ड इन 3 डेज, फिर यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा 30 डेज रिटर्न पॉलिसी। तो ये जो सर्विस फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्विस इसका एड ऑन है, बट इसका मेन, अगर आपको कोई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड विजिटिंग इन फ्लिपकार्ट, कोई गुड्स परचेस करना है, मतलब अगर आपको मैं पीडब्ल्यूसी दिखा रहा था तो पीडब्ल्यूसी में जाने का रीजन क्या था? सर्विस लेना। हेलो, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो? मैं ये नहीं बोलूंगा कि फ्लिपकार्ट सिर्फ गुड्स ही देता है, लेकिन फ्लिपकार्ट का मेन बिजनेस गुड्स से ही रिलेटेड है। यस और नो? यस सर। यस। नाउ पॉइंट यही है, ये business is created to provide product or service to customers, and if it can conduct its operation effectively, its owners can earn reasonable return on their investment. अगर एक बिजनेस अपना ऑपरेशन जो है बिजनेस का, जैसे पीडब्ल्यूसी जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो आपने अभी देखा, जो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, इनको अल्टीमेटली आगे जाके यही सब काम करना है, ठीक है। तो जब आप लोग ये सब काम करोगे तो फिर आप इतना एफिशिएंटली तो काम करो, ताकि जाके आप अगर ओनरशिप में हो, या फिर आप जो लोग इन्वेस्टमेंट किया है आपके फार्म में या कंपनी में, उनको रिटर्न मिले। इन एडिशन इट क्रिएट जॉब्स। आज हो क्या रहा है 2-3 जन को बार बार? इतना तो कभी नहीं होता। ओके, साउंड है ना मेरा? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। किससे? স্যার সাউন্ড আছে, স্ক্রিন নেই। স্যার স্ক্রিনটা হ্যাং হয়ে গেছে। স্ক্রিনটা হ্যাং হয়ে গেছে। अभी मुझे दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अभी यस सर दिख रहा है। मतलब कितना देर बाद हैंग हो जा रहा है? 5-10 मिनट बाद। 5-10 मिनट बाद हैंग हो जा रहा है? बोलना मुझे। फ्लिपकार्टेর फ्लिपकार्ट नहीं सर, गूगल सिर्फ दिख रहा था।
सिर्फ गूगल दिख रहा था। सिर्फ गूगल दिख रहा था, हाँ। फ्लिपकार्ट नहीं दिख रहा था। गूगल ही नो दिखता सर, है। होम स्क्रीन। अभी 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 फ्लिपकार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नो सर। नो टीम सर। से टीम तो अच्छा अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन में। अभी Teams सिर्फ देखाচ্ছে। अटेंडी वाला टीम्स। हाँ, टीम्स टीम्स दिख, यस सर। अभी देखते हो वर्ल्ड दिख रहा है, मैप दिख रहा है। नो सर, टीम्स। नो सर। मैप नहीं दिख रहा है, सिर्फ टीम्स ही दिख रहा है अभी भी। यस सर। ये सर स्क्रीन पॉज হয়ে গেছে शायद। स्क्रीन पॉज है। अच्छा एक मिनट तुम लोग रहो, मैं एक सेकंड आता हूँ। आवाज है मेरा? यस सर। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देख तो। দেখাচ্ছে কিছু স্ক্রিনে? यस सर है स्क्रीन। হ্যাঁ এখন দেখছি। এখন কি দেখতে পাচ্ছিস? सर मैप দেখাচ্ছে ওয়ার্ল্ড। এখন এখন উইকিপিডিয়া Ease of doing ইজ অফ business? ডুইং বিজনেস। यस सर देखते हाउ हो? इज सब डूइंग। দেখাচ্ছে তো? এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ। ठीक। अच्छा काजल शाइनी दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। ओके। काजल का साउंड नहीं आ रहा है। काजल तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? काजल आवाज आ रहा है मेरा? ओके ठीक है। देखो, a business is created to provide service, product and service to customer, and if it can conduct its operation effectively, its owners can earn a reasonable return on their investment. In addition, it creates jobs for varied people who work in and for the business. Thus, business can be very beneficial to the society in various ways. तो एक सिंपल बात है जो मैं कल भी आप लोगों के इकोनॉमिक्स क्लास में बार-बार बात कर रहा था कि इकोनॉमी के लिए, एक सोसाइटी के लिए बिजनेस बहुत वाइटल एक पॉइंट है ना? फॉर इकोनॉमी, फॉर सोसाइटी बिजनेस बहुत वाइटल है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बिजनेस और फार्म इज एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज वर्ड कहां से आ रहा है? एंटरप्रेन्योर वर्ड से आ रहा है ना? एंटरप्राइज वर्ड आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। ये बिजनेस और फार्म is an enterprise that provide product or service desired by the customer, along with the large well-known business such as the Coca-Cola company. नाम तो जरूर सुने होंगे कोका-कोला का। सर IBM का नाम सुने हो सर? IBM का नाम सुने आप लोग? हेलो, IBM का नाम सुने कि नहीं सुने? बोलो। हेलो, नो सर, नहीं सुने। नहीं सुने? आयन, राजू, किसी ने नहीं सुना? साइनी, काजल, बोल, IBM का नाम सुना कि नहीं सुना? ये सर नो? नो सर। नो सर। लुक, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर इन आमनॉक, न्यूयॉर्क विद ऑपरेशंस ऑफ 170 कंट्रीज। बहुत बड़ा कंपनी है सर। ये जो अपना बिल गेट्स है ना, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, ये पहले यहीं पर काम करता था सर। ठीक है, 1911 का कंपनी है, 1911।
इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी एंड टेक्नोलॉजिकली ये नॉर्मली बिग कंप्यूटर्स बनाते हैं सर। इनका जो मेन बिजनेस है वो इसका बिग कंप्यूटर बनाने का बिजनेस है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, देख सकते हो कि नहीं? ये देखो, सब बिग बिग कंप्यूटर्स, ये कोई छोटा मोटा कंप्यूटर नहीं बनाते सर। जो लार्ज स्केल में अब यूज होता है ना सर, बड़े बड़े एनवायरमेंटल कंपनीज में, जैसे कि बिजनेस का नेचुरल एनवायरनमेंट जानना या फिर किसी कंपनी में बड़े बड़े जो काम होते हैं ना सर, इस तरह का बड़ा बड़ा काम करते हैं। आईबीएम बहुत बड़ा, देखो आईबीएम इन्वेंटर्स, आप लोग कंप्यूटर की किताब में जरूर पढ़े होंगे आईबीएम के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव, ड्राम, यूपीसी बारकोड, मैग्नेटिक स्ट्राइप, ये सब आईबीएम आईबीएम ने ही इन्वेंशन किया था। ये जो सब चीज आप देख रहे हो ना, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये वाला, ठीक है, ड्राम, यूपीसी बारकोड, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, these are the invented by IBM। कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो? sir. तो ये IBM का बिजनेस सिस्टम भी बहुत पुराना है और ये बहुत इंटर लेवल, मतलब इंटरनल लेवल पे काम करते हैं टेक्नोलॉजिकली, ठीक है। इसके लिए इसको ना एक गजब ही नाम दिया जाता है, इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब अगर इसका नेट इनकम देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखने से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा सर। 3,52,600 वर्ल्ड वाइड इनका एम्प्लॉइज है। कोई आम बात तो नहीं है ना सर? 3.5 लाख लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे वर्ल्ड वाइड, इट्स नॉट अ जोक। तो I hope you understand there are many thousands of small businesses that provide employment opportunities and produce products or services that satisfy the needs and wants of the customers. However, we all know that world keeps changing. दुनिया बदल रहा है. It always has and always will. The basic challenge for any company or business, for that matter for any living thing, is survival. दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का, किसी भी लिविंग थिंग का, दैट इज सर्वाइवल। आप लोगों ने चार्ल्स डार्विन को पढ़े थे, याद है? बचपन में बायोलॉजी में पढ़े थे सर, चार्ल्स डार्विन, याद है किसी को? Yes, हाँ sir. सर। एंड टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टर्म, मतलब देखो कुछ देर के लिए सर्वाइव करना इट्स अ डिफरेंट इशू। टी20 खेलना, कोई भी एक मतलब अननोन प्लेयर भी एक दिन आके ना अचानक से टी20 में एक मैच में अच्छा खेल के निकल जाते हैं। रेगुलर परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टैलेंट चाहिए, मतलब स्पेशल स्किल चाहिए। टैलेंट से ज्यादा जरूरी है सर स्किल। टैलेंट तो स्किल डेवलप के साथ साथ आते हैं। सेकेंड थिंग, अगर टेस्ट मैच खेलना है ना तो और बहुत बड़ा स्टैमिना चाहिए और बहुत ज्यादा स्किल चाहिए। जैसे कि आप देख सकते थे वो ऑस्ट्रेलिया में बार बार, इस बार बजट में भी ना, इंडिया जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जीता है, जो मैं आप लोगों को क्लास में बार बार बोलता था, इवन प्रधानमंत्री, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी भी बार बार उनका जिक्र कर रहा था। अगर आपने बजट सुना या फिर अगर यूट्यूब में भी आप सुनोगे, फिर से लोकसभा टीवी में आप बार बार बोलेंगे कि किस तरह से अपने आप को सरवाइव कराना होता है, और सरवाइव में अगर दम है तो आप जीत भी सकते हो। तो चेतेश्वर पुजारा इतना मार खाया इस बार, इतना मार खाया, हेलमेट में लगा, बॉडी में खाया। वो बॉल, वो ड्यूस बॉल कोई आम बॉल नहीं होता सर, वो टेनिस बॉल नहीं है कि लगेगा ठीक है थोड़ा सा हाथ लगा दोगे ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत जोर का फ्रैक्चर कर देता है एंड मतलब जान ले सकता है। एंड टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टर्म, एक कंपनी मस्ट हैव टू कैपेबिलिटीज। एक कंपनी को लॉन्ग टर्म सर्वाइव के लिए दो चीज चाहिए होता है। ये सिर्फ एक कंपनी के लिए बात नहीं है सर, बार बार बोल रहा हूँ सर, फॉर दैट मैटर फॉर एनी लिविंग थिंग, आपके लिए भी एप्लीकेबल है, हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। द एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? आपके अंदर प्रॉस्पर करने का एबिलिटी होना चाहिए, मतलब व्हाटएवर यू आर टुडे, व्हाटएवर विद द सिचुएशंस ऑफ योर करेंटली, इस सिचुएशन से आप अपने आप को और बेहतर सिचुएशंस में लेके जाओगे, चाहे जो भी सिचुएशंस हो। मतलब आपका अर्निंग हो, आपका ड्रेस हो, आपका खाने का मतलब जो फ्रूट प्रोटीन आप लेते हो, जो भी खाना आप खाते हो, जिस तरह का घर में आप रहते हो, इन एवरी सेंस आप अपने आप को और बेहतर करने का कोशिश करोगे। तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉस्पेरिटी, मतलब व्हाटएवर नॉलेज यू हैव करेंटली, नॉलेज में प्रॉस्पेरिटी लाओगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज में भी प्रॉस्पेरिटी आने का चांसेस बढ़ जाएगा। द एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज, ये एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर। एबिलिटी टू चेंज, मतलब हम लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है ना सर, मतलब इन जनरल मैंने देखा कि मैक्सिमम जो इंसान होते हैं ये ना जल्दी में चेंज नहीं होना चाहता। क्या आपने इस चीज को कभी गौर किया? We don't want to change.
मतलब हम लोग बहुत केस में ऐसे एक बात करते हैं कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा। अब बात यहाँ पर चेंज का मतलब ये नहीं, 2-3 पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। चेंज का मतलब ये नहीं, चेंज का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बदल लो। आपका कैरेक्टर कभी नहीं बदलेगा। आपका एक अपना कैरेक्टर है, आपका एक फीचर्स है, हर इंसान का अपना फीचर्स होते हैं। जैसे मैंगो का फीचर, मैंगो ट्री का फीचर्स है मैंगो देना। हेलो सर, आम के पेड़ से आम ही आएगा, एप्पल ट्री से एप्पल ही मिलेगा। एप्पल ट्रीज कभी भी मैंगो नहीं दे सकता, सिमिलरली मैंगो का पेड़ कभी एप्पल नहीं दे सकता। इज इट ओके सर? आप बात को समझना। मतलब ये क्यों अपने आप को चेंज करे? मैंगो देने वाले ट्री मैंगो ही देगा और एप्पल देने वाले ट्री एप्पल ही देगा, तो ये अपने आप को चेंज क्यों करेगा? कोई मतलब नहीं होता। बट चेंज का मतलब होता है यहाँ पर अपना चरित्र को चेंज नहीं करना, टू प्रॉस्पर योरसेल्फ, मतलब और बेहतर के लिए अपने आप को बदलना, प्रॉस्पेरिटी के लिए बदलना। बदलना मतलब डेवलप करना अपने आप को। यहाँ पर बदल का मतलब होता है डेवलप करना, न्यू चीज के साथ अपने आप को, वॉट एवर न्यू, मतलब पुराना चीज को सीखते हुए न्यू को अडेप्ट करना। दुनिया में हर चीज कुछ ना कुछ न्यू आ रहा है, जो भी जरूरी है उसको अडेप्ट तो करना है, तो न्यू के साथ एडेप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज का मतलब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि समय के साथ अपने आप को बदलने का मतलब यही होता है कि जो समय के साथ नीड है, जो जरूरी है समय के लिए, उसके साथ अपने आप को एडेप्टेबिलिटी में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप प्रॉस्पर हो जाओ। जो बंदा अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं करता सर, वो पीछे रह जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया अगर डिस्को में जाते हैं तो आप भी डिस्को में जाओगे क्या? अब किसी को डिस्को जाना पसंद हो सकता है, अब डिस्को में कोई बुराई का बात भी नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मानो कि पूरा दुनिया डिस्कोगिरी कर रहा है और आपको लग रहा है नहीं मुझे भी डिस्को में जाना चाहिए, अगर आपको लगता है वो अच्छा चेंज है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट यहाँ पर पॉइंट है प्रॉस्पेरिटी का बात कर रहा हूँ, आपका माइंड का प्रॉस्पेरिटी, आपका वेल्थ का प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, आपका कैरेक्टर का प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी किसी ने गीता पढ़ी कि नहीं, जो हमारा रिलीजियस किताब एक है गीता। गीता मैं भी उतना डिटेल्स नहीं पढ़ता सर, बट कभी कभी गीता का कुछ कुछ पॉइंट्स मैं जरूर देखता हूँ। उसमें श्री कृष्ण एक जगह में लास्ट पॉइंट, गीता का लास्ट वाणी जो ही है, उसमें श्री कृष्ण एक बात कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप कुछ बात को समझ रहे हो? जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल का बात करूँ आपके सामने, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये है अपना स्टेट वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये मेरा होम स्टेट है। अब ये वेस्ट बंगाल का एक गजब कैरेक्टर है। आपने कभी भी सुने हो डेमोक्रेसी में एक स्टेट में, इन डेमोक्रेसी मतलब राजतंत्र में भी आज तक नहीं हुआ कि कोई राजा 34 साल राज किया, बट इन डेमोक्रेसी जहां पर गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, वैसा जगह में 34 इयर्स एक पार्टी ने शासन कर लिया। नाम भी आप लोग जानते हो, सीपीआईएम। बात सपोर्ट का नहीं है सर, बात अगर डेमोक्रेसी का है। अगर ये सोशलिज्म होता तो मैं समझ जाता, बट सवाल ये होता है कि सर डेमोक्रेसी में एक पार्टी 34 साल कैसे शासन कर सकता है? अब इसमें चेंज लाना बहुत जरूरी था पहले ही, बट बंगाल ने नहीं लाया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको कुछ डेटा शेयर करूंगा, और ये जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूं ना सर, ये इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना। शायद आपके माइंड में इतना दिन में ये बात कभी आया नहीं, बट आ जाएगा। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में 34 इयर्स एक पार्टी, और पूरा भारत में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर 34 साल तक कोई एक पर्टिकुलर पार्टी ने राज किया। ये अभी भी गुजरात में भी अभी नहीं हुआ, जहां पर मोदी जी कम 20 इयर्स आई थिंक थे, ठीक है, बट 34 साल नहीं थे। अच्छा, सेकेंड में अगर मैं आपको बात करूं, मतलब ये चेंज होना जरूरी है। अब अगेन अगर वेस्ट बंगाल फिर से अगर ऐसा ही गलती करते रहे कि किसी एक पार्टी को जिंदगी भर के लिए रखने का मन है उनका, तो और कुछ नहीं होगा सर। ऐसा स्टेट का प्रॉब्लम यही होता है कि ये कभी भी डेवलपमेंट का जो सीढ़ी है ना, उस पर चढ़ नहीं सकता। इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि किसी एक को इतना मतलब सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। चलो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, शायद मैं आपको कभी दिखाया होगा, अगर नहीं दिखाया तो आपको मैं दिखाता हूँ कि 34 साल एक पर्टिकुलर, मतलब 34 साल 20 साल एक एक पार्टी को इतना दिन से रखने का प्रॉब्लम क्या होता है। ये मैंने क्या निकाला आपके लिए, देख रहे हो सर आप? लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड के बेसिस पे। नंबर 1 स्टेट कौन सा है देख रहे हो सर आप? किसी को दिखाई दे रहा है?
हेलो, गोवा। गोवा। इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट अगर कोई है तो दैट इज गोवा। सेकंड बेस्ट सिक्किम, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, बड़ा स्टेट भी है सर, हरियाणा, पुडुचेरी मतलब पौंडीचेरी, कर्नाटका, बिग स्टेट, तेलंगाना, मतलब अगर आप इनका हिसाब देखो तो पर हेड ये एवरेज है, हाँ, 4,30,081 2018-19 का डेटा है, 19-20 का भी डेटा आपको मिलेगा। मैं आपको वैसे एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि पर हेड इनकम में इंडिया में, या ये कोई मैं गवर्नमेंट डेटा लिया, ठीक है, और ये एक इंटरनेशनल सोर्स है, तो फिर कोई ये नहीं बोल सकते सर कि इसमें कोई ऐसा है कि जबरदस्ती है। मैं अपना वेस्ट बंगाल को छोटा दिखना नहीं चाहूंगा, बट पॉइंट ये है कि चेंज नहीं करोगे तो आपका हालत क्या हो सकता है, वही आप देखो यहाँ पर। 4,30,000 एनुअल इनकम गोवा का, सिक्किम का 3,80,000, बहुत ही छोटा स्टेट है, आप पूरा हिमालयन स्टेट है, फिर भी वो अपने आप को बनाते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पौंडीचेरी, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इतना बड़ा स्टेट है फिर भी इतना अच्छा इनकम देते हैं एवरेज में। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है, बहुत बड़ा साइज है सर, आप देख भी सकते हो। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ महाराष्ट्र, इतना बड़ा है। नागपुर से मुंबई जाने में एक दिन लग जाता है, 24 आवर्स। नागपुर टू मुंबई 24 आवर्स लग जाता है बाई ट्रेन या बस या ट्रक, जिसमें भी जाओ आप, इतना बड़ा स्टेट है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कर लो आप कि इतना बड़ा स्टेट को भी वो इतना अच्छे से मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है, कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब आगे देखिए आप, सर बंगाल कहाँ है? अंडमान निकोबार, पंजाब, आंध्र, अरुणाचल, मिजोरम, 19 स्टेट कंप्लीट हो गया। इंडिया का एवरेज आ गया सर 1,26,406। नागालैंड, त्रिपुरा, राजस्थान जैसे बड़ा स्टेट जहां आधा से ज्यादा एरिया तो डेजर्ट है, उसका भी इकोनॉमी बेटर है करेंटली इंडिया वेस्ट बंगाल से, 1,10,000 समथिंग, 1,18,000 करेंटली राजस्थान का चल रहा है। वेस्ट बंगाल का आप हालत देखो सर, 1,01,138, करेंटली 1,50,748। वेस्ट बंगाल के पीछे कौन है? 23rd पोजीशन में आते हैं हम लोग। एक टाइम था जब ऐसा कहा जाता था पूरा भारत में, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। अब क्या अब बंगाल थिंक्स क्या करेगा? मुझे चिढ़ इस बात का है एज ए बंगाली कि हम लोग अपने स्टेट को जो लीड करता था भारत में, एक पोजीशन लेता था, और इतना फर्टाइल लैंड इंडिया में कहीं नहीं है, फिर भी हम लोग 23rd में। इतना फर्टाइल लैंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके पीछे कौन है? ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, इसका तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत है, इसके साथ क्या कंपेयर करें। मध्य प्रदेश, मेघालय, आसाम, इनका तो मतलब एनवायरनमेंट के साथ मतलब हमेशा बारिश होता है। आसाम का एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा इशू है, मणिपुर का भी पॉलिटिकल इश्यूज है, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो कंपेयर करने के लिए हम लोगों के पास ये सब बचा है। बिहार का हालत बहुत खराब है, 40,982, 33rd पोजीशन पे बिहार आते हैं, जो एक टाइम पे इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, सम्राट अशोक का वहीं के। अब समझ में कुछ आ रहा है सर कि एक स्टेट में बदलाव लाना कितना जरूरी है। मैं आपके सामने ये वाला डेटा इसलिए शेयर किया ताकि मैं आप लोगों को एक इतना समझ दे सकूं कि ये जो एबिलिटी टू चेंज, मतलब दो चीज बहुत जरूरी है अगर सर्वाइवल अच्छे से करना है। मतलब किसी पार्टी का बात नहीं है यहाँ पर, बात है कि द माइंड सेटअप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, द माइंड सेटअप ऑफ दैट पर्टिकुलर मतलब जो भी पावर में है उन सभी का। सर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? आप कुछ बोलना चाहते हो ये डेटा देखने के बाद? आयन, राजू, बोल, कुछ बोलना चाहेगा? कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, अब हमेशा पॉजिटिव बात नहीं करता, कभी कभी नेगेटिव बात भी करता रहता हूँ। अरे मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग चुप क्यों हो गए? यस सर, यस सर। राजू और आयन का आवाज नहीं आ रहा है। স্যার এই যে লিস্টটা দেখিয়েছে মানে পার ক্যাপিটা ইনকাম এভরি পার্সন, এটা তো পপুলেশনও ম্যাটার করে না। যদি একটা সেটা পপুলেশন বেশি থাকে তো চান্সেস তো অনেক মানে নিচে থাকার চান্সেস বেড়ে যাবে না মানে, কারণ अब पॉपुलेशन ज्यादा, देख पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा होता है, इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन हो सकता है। देख एक सिंपल सा तरीका, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए आयन चुप है, राजू चुप है, मुझे चिंता हो रहा था कि चुप क्यों है, कुछ तो बोलेगा। देख पॉइंट क्या है ना, पॉपुलेशन इज ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट पॉपुलेशन ना इतना इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए था। ये ना, इसके पीछे भी पॉलिटिकल रीजन है। अब मैं क्या बताऊं, बांग्लादेश बॉर्डर से
इतना सारा लोग इलीगली यहाँ पर इमिग्रेंट्स करके आ रहे हैं, तो उसको भी तो रोकना चाहिए ना। तो ये एक इशू है, ठीक है, जिसका असर आ रहा है हम लोगों पे। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर बहुत ज्यादा लोग किसी एक जगह में रहते हैं ना, जैसे बिहार में बहुत सारे लोग रहते हैं और अपना बंगाल में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लोगों का जो पॉपुलेशन, लेकिन अगर तुम पॉपुलेशन कंपेयर करो, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन नियर अबाउट 15 करोड़ का है और साइज में भी वो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन सब जगह फर्टाइल नहीं है इसका इतना। मतलब महाराष्ट्र में बहुत सारा जगह है जहां पर बारिश होता ही नहीं है, इतना भयंकर हालत है। कभी महाराष्ट्र विजिट करोगे, नागपुर से जितना आगे आगे जाओगे ना, सब सूखा दिखेगा। साइनी इज हियर, जो छत्तीसगढ़ से है। साइनी, छत्तीसगढ़ में कितना बारिश होता है? या छत्तीसगढ़ तो नागपुर वगैरह के आसपास में ही है, ड्राई एरिया है ना, मैं जितना जानता हूँ। हाँ सर, ड्राई एरिया है, बारिश बहुत कम ज्यादा होता है। ड्राई। हाँ बोल। बारिश यहाँ कम होता है। बहुत कम होता है। और तू वेस्ट बंगाल का एक ऐसा जगह दिखा दे जहां बारिश कम होता है। कुछ एक छोटा सा एरिया होगा जो जहाँ मेरा नेटिव जिधर है, ये जो खड़गपुर के इस पार का कुछ एरिया है जो टाटा के साथ कनेक्टेड एरिया है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है बॉर्डर एरिया जहां पर कॉम्पेरेटिवली बारिश कम होता है, लैंड भी उतना फर्टाइल नहीं है। लेकिन आप पूरा बंगाल में जहां भी चले जाओ, इवन फ्रॉम दार्जिलिंग टू लेके एकदम नीचे तक आ जाओ, इतना फर्टाइल लैंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब फर्टाइल है बोल के ही इतना सारा लोग यहाँ पर रहने के लिए आते हैं, बिहार में भी बहुत लोग रहते हैं। अब इसके लिए ओवरऑल सब कुछ, एक तो यहाँ का लोगों का इलिटरेसी, बहुत ज्यादा इलिटरेसी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ा रहे हैं। दूसरा, बांग्लादेश के साथ पॉलिटिक्स के यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल चक्कर भी है। ये बांग्लादेश बॉर्डर से इतना सारा लोग क्यों आएगा इधर, इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। मुझे पता है सर, आप लोग अगर कभी भी इस बॉर्डर एरिया में ही चले जाओगे ना, बॉर्डर मतलब जो बंगाल के साथ साथ बॉर्डर में जो बांग्लादेश एरिया है, आसाम में कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। अब इतना ज्यादा लोग अगर भीड़ करेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिटोरिएट करेगा ना सर। जो पहले का था वो ठीक है, अब इंडिया के अंदर कोई भी कहीं भी जाके बच सकता है, बट कम से कम जो अदर कंट्री बन चुका है उसके थ्रू तो आप इन्फ्लुएंटेड ना करो। और दूसरा बात, इतना फर्टाइल लैंड है तो फिर कुछ तो इसका यूज होना चाहिए। आप लोग कभी धीरे धीरे कोशिश करना, जब भी मौका मिले आप, साउथ भी फर्टाइल है, तमिलनाडु इज आल्सो फर्टाइल, इसका भी पॉपुलेशन काफी हाई है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु हमसे बेहतर पोजीशंस में है। कर्नाटका भी साइज में बड़ा है, पॉपुलेशन भी नियर अबाउट बंगाल और कर्नाटका तमिलनाडु नियर अबाउट सेम है, आप कंपेयर करके देख सकते हो, लेकिन इन्होंने भी बना के रखा है। तो अगर बंगाल अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं बनाएगा सर? স্যার वही तो मैं বেঙ্গল बोलने তো মানে কর্ণাটকা তারপর মহারাষ্ট্র এগুলো তো কর্পোরেট হাব না কান্ট্রির মানে আর ওখানে कॉर्पोरेट তো हब क्यों हुआ? একটা একটা মিসলিডিং ফ্যাক্ট হতে পারে না কারণ ওখানে বিলিয়নের সবচেয়ে বেশি হতে পারে মানে হতে পারে অনেকজনের টাকা অনেক বেশি আছে বাট সো মানে ওভারঅল এভারেজটা একটু মিসলিডিং হতে পারে না মানে আমি বলছি না যে বেঙ্গল থেকে বাজে অবস্থা আমি জাস্ট ওটা জিনিস বলছি মানে এত যে ভালো অবস্থা ওটা ভাবার কি আছে नहीं, अच्छा है इनका कंडीशंस। एक सिंपल सा लॉजिक दे सकता हूँ अजन, तू যেমন कभी স্যার সিকিম সিকিম তো নাম্বার 2 ওটা তো 7 লাখ কত 8 লাখ মানে হয়তো পপুলেশন খুবই কম ওটা নাম্বার 2 মানে এটা তো क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है। एवरेज में आप जस्ट इमेजिन करो, एवरेज डेटा से अगर आपको ये हालत दिखता है, एवरेज डेटा से अगर आपको ये हालत दिखता है, तो हम सोचो कि जब रियल में देखो कि कुछ तो चेंजेस दिखेगा। ये तो एवरेज है, सारा का सारा पॉपुलेशन को डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम को डिटरमाइन कर रहा है। और ये एवरेज तो सिर्फ बंगाल के साथ नहीं हो रहा है, सभी के साथ एवरेज किया जा रहा है। एवरेज तो बिहार के साथ भी हो रहा है। एवरेज में ही सिचुएशन ऐसा है तो फिर रियलिटी में कुछ तो चेंजेस दिखेगा। हरियाणा हरियाणा में एग्रीकल्चर रिलेटेड जितना एग्रीकल्चर भी होता है उतना एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री भी है। हमारे यहाँ पर ना हम लोग फालतू का पॉलिटिक्स करते हैं, समझ नहीं पा रहे हम लोग ना, मतलब रियल डेवलपमेंट के लिए ना तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का कोशिश करते हैं, ना तो लोग मेहनत करके प्रोडक्शन लेवल में ध्यान देता है। वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट है जिसका इकोनॉमी इंडिया लेवल में कंपेयर किया जा सकता है, 2-3। एक है ईस्ट मिदनापुर जो राजू का भी डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा है बर्धमान एंड तीसरा इज नदिया। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाकी वेस्ट बंगाल का हालत बहुत खराब है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में आएगा, मैं तो आप लोगों के सामने डेटा ही रख रहा हूँ। मुझे बंगाल की खराबी में कोई दिलचस्पी नहीं है सर, मैं बंगाल ऐसे बंगाली, ये मुझे खराब लगता है तभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है। प्लीज आप लोग मुझे विलेन मत बना देना ये मेरा मातृभूमि है, मैं अपने मदरलैंड का कभी खराब नहीं चाहूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि बंगाल इंडिया का लीड करे सर, पूरा भारत में लीड करे। गोपाल कृष्ण गोखले का एक फेमस वर्ड था,
व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, वो सिचुएशन नहीं है सर। कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, कुछ तो एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। एक सिंपल सा जवाब दो, किसी को भी तबीयत खराब होता है वेस्ट बंगाल में या नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया में, कहाँ जाने के लिए बात करते हैं? मतलब कुछ ज्यादा बड़ा बड़ी हो तो फिर क्या बोलते हैं? साउथ में जाने के लिए बात करते कि नहीं करते? आप ही लोग बताओ मुझे। यस सर। हाँ, कुछ भी हो जाए क्या बोलते हैं? वे साउथ में लेके जाना है। कहाँ जाते हैं साउथ में लेके? या तो चेन्नई जाते हैं, या तो बेंगलोर जाते हैं, या तो बैंगलोर जाते हैं, या फिर केरला जाते हैं, कोयम्बटूर जाते हैं। तो साउथ में क्यों जाते हैं? मतलब वो लोग मेडिकल फैसिलिटीज को भी बेहतर बना के रखा है, तभी तो हम लोग ये छोड़ के इधर से यहाँ जाते हैं। कुछ तो बात है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो या फिर कोई भी कॉर्पोरेट हब में जॉब करना चाहते हो, कहाँ जॉब करने जाते हो? इधर जाते हो। भाई जो हब ये लोग इधर, आजकल हैदराबाद भी बन रहा है, तेलंगाना भी अपने आप को बिल्ड कर रहा है, इवन ओडिशा भी एक छोटा सा, मतलब जिसका काफी ज्यादा अभी भी बहुत ज्यादा वो मतलब ये बोलूंगा मैं कि रीजनल लेवल पे है ओडिशा, वो भी भुवनेश्वर को एक बहुत अच्छा हब बना के रखा है। कोलकाता तो इंडिया का लीडिंग सिटी है, मेट्रो सिटीज में से एक है। बट अगर आप टॉप मेट्रो सिटीज के साथ कंपेयर करो तो कोलकाता का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपैरेटिवली चेन्नई, मुंबई एंड बैंगलोर के साथ भी अगर कंपेयर करो तो काफी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो चलो ये तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का बात मैं कर रहा हूँ। आपको आगे आगे जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप खुद ही समझ जाओगे, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो वही मतलब पॉइंट यही है जो मैं शुरू से बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, द एबिलिटी टू प्रॉस्पर, द एबिलिटी टू चेंज। बंगाल के पास ताकत है, बिकॉज बंगाली पॉपुलेशन के अंदर एजुकेशन का जो जज्बा है ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन इसको यूज नहीं करता सर हमारा यहाँ पर करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यही तो खराब बात है, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। समझो तो आप 23rd क्वेश्चंस में देख के इतना जलन आता है ना, ऐसा मन करता है कि ये डेटा को ही फाड़ के रखो। आई थिंक विश्वजीत को भी बहुत दुख हो रहा होगा लास्ट क्वेश्चंस में देख के अपने आप को। यस सर। बहुत दुख हो रहा होगा। चलो सर, समय लगेगा। ठीक है, काजल इज आल्सो हियर। समय लगेगा सर, समय के साथ साथ चेंजेस आएगा, बट आपको वेट तो करना होगा, मतलब कुछ तो अलग से करना होगा। ओके, देखो झगड़ा कर लेंगे आयन राजू, बाद में फिर झगड़ा करेंगे। झगड़ा इज अ हेल्दी थिंग। ओके, what is the most surprising is the amount of change going on around us, and we notice at the same time how some organizations change very little. Very title. Charles Darwin in Darwinism says it is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent. ना तो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा सरवाइव कर पाता है, ना तो इंटेलिजेंट बंदा सरवाइव कर पाते हैं, बट द वन मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू चेंज। जो चेंजेस को समझ पाता है सर, वही अपने आप को आगे देखता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो जो इस सोसाइटी में सरवाइव करेगा, जो सबसे फिटेस्ट रहेगा, वही सरवाइव कर सकता है। अब दैट इज द थिंग, आपको मैं कुछ डेटा दिखाता हूँ। चलो सर, बंगाल की दुख से बाहर निकल जाओ। अभी इकोनॉमी का वर्ल्ड वाइड है हिसाब देखो। राजू को दुख बिली मन হচ্ছে। राजूर आवाज पाচ্ছি না কেন রে, কোথায় গেলি? हेलो, अरे आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा? सर आवाज আসছে তো। Okay. Over any time period, say 1, 5, 10 years, in any geographic region, a large number of organizations are set up, and within the same time frame, a huge percentage of them are dissolved. Mostly small ones, but sometimes the very large ones too. An analysis says that approximately 50, कितना सर? 5 crore, 5 crore, 50 नहीं, 5 crore new farms are born every year. मतलब हर साल पूरा दुनिया भर में, this is the world data, एवरी ईयर पूरा वर्ल्ड में 5 करोड़ के आसपास का बिजनेस जन्म लेता है सर, बॉन्ड एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब। दैट इज अबाउट 1,37,000 पर डे। ओके, पूरा साल भर में 5 करोड़ न्यू बिजनेस आता है, पर डे के बेसिस में 1,37,000। अगर पर डे के बेसिस में देखा जाए तो 1,37,000 का कंपनीज रेगुलर आते हैं, एंड सिमिलर नंबर ऑफ फार्म्स से 1,30,000 प्रोबेबली टर्मिनेट ट्रेडिंग ईच डे। मतलब डेली आता है 1,37,000 और डेली चले भी जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं बिजनेस 1,30,000 प्रोबेबली।
अब some organizations go and for very long time, कोई organizations like Tata, Birla, Reliance, ठीक है, जो बहुत देर तक ITC जो 100 more than 100 years, जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो इतना दिन से अपने आप को सरवाइव करके रखा है, जिसमें आप जानते हो कुछ कंपनीज के नाम। अगर आप कभी भी आईटीसी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है सर, टाटा इज देयर, टाटा तो मोर देन 100 इयर्स। इसका कहानी मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास में बताऊंगा। टाटा बनने के पीछे स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा रोल है, जानते हो सर? जिन्होंने कभी मेरे मुंह से सुने बहुत अच्छा, नहीं सुने तो मैं फिर यस सर। बताऊं, ठीक है। टाटा एंड स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा रोल है। 1912 के बाद से टाटा अपने आप को, 1896 से ही कंपनी था, बट इसका एस्टेब्लिशमेंट इन जमशेदपुर में टाटा का जो एस्टेब्लिशमेंट बना है सर, ठीक है, झारखंड में, वो आपका मोटा मोटी आप मान सकते हो कि 1911-12 इस टाइम से टाटा अपने आप को बिल्डअप किया। तो ऑब्वियसली मोर देन 100 इयर्स, तो 120 इयर्स से एक कंपनी अपने आप को बना के रखा है, मतलब नॉट अ जोक। बिरला इज देयर, ओके। आईटीसी, अगर आप आईटीसी का ऑफिस देखोगे ना, तो कोलकाता में आईटीसी का ऑफिस है, जहां पर कोलकाता का ऑफिस है आईटीसी का, वहां पर लिखा रहता है 100 इंस्पायरिंग इयर्स, आईटीसी हेड ऑफिस, रसेल स्ट्रीट, आईटीसी हेड ऑफिस कोलकाता में भी है, एक साउथ में भी है, ठीक है। मैं जब बाद में दिखाऊंगा आपको, कभी भी सीए इंस्टीट्यूट का पुराना ब्रांच विजिट करोगे तो आपको आईटीसी का हेडक्वार्टर भी दिख जाएगा, तो लिखा रहता है उसमें 100 इंस्पायरिंग ईयर। तो बहुत वेरी फ्यू कंपनीज होते हैं जो अपने आप को बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो दिखा है, some organizations go on for a very long time. For instance, Tata Group, established by Dorabji Tata, has been flourishing since 1907, whereas few commercial organizations have survived for more than a century. On an average, however, the lifespan of commercial organizations in our country is about 50 years. इंडिया में एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का एवरेज जो है वो 50 साल का है। अब कोई कोई 150 साल भी है, कोई कोई 100 साल भी है, कोई कोई 5 साल भी है, एवरेज किया जाए तो 50 साल का है। Over the years, surviving organizations change their structure as well as the compositions of their activities. As they do, so they either threaten or create opportunities for others. Whole new industries appear as new technologies are developed, creating niches for new activities for both new and old organizations, while other industries disappear. Each business organization operates in the unique environment. Environment influences businesses and also gets influenced by it. No business can function free of interacting and influencing forces that are outside its periphery. तो कभी भी वो आउटसाइड पेरिफेरी से नहीं होता, सब अंदर का मतलब इन्फ्लुएंस ही चलता है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। अनदर मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर देख के आपको कुछ समझ आ सकता है। इसमें बिजनेस फार्म है, सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, कंपटीटर्स है, क्रेडिटर्स है एंड गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा रोल है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स all external forces, factors or conditions that exert some degree of impact on the business decisions, strategies and actions taken by the firm. The success of a business is generally dependent on its business environment. मतलब एक बिजनेस का सक्सेस, जैसे आपका पढ़ाई का एनवायरनमेंट घर पे ना हो तो क्या आप पढ़ के सक्सेसफुल बन पाओगे सर? बोलिएगा। अगर आपके घर में एजुकेशनल एनवायरनमेंट नहीं है, अगर आपके घर वाले लोग नहीं चाहते कि आप पढ़ाई करो, आप एजुकेटेड बनो, तो इज इट पॉसिबल कि आप सच में अच्छा पढ़ाई कर सकते हो? तो बहुत रेयर केस होगा कि आपके अंदर बहुत स्पेशल टाइप ऑफ एबिलिटी रहने से तब जाके शायद आपका पूरा घर आपके अगेंस्ट में हो जाए, फिर भी आप पढ़ाई करते हो। ये बहुत बड़ा ताकत का बात है। Am I right सर? यस सर। इंडिया में ऐसे बहुत Yes, फैमिलीज होते हैं। इवन आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखो अपने आस पड़ोस में, आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो शायद उतना फाइनेंशियली डेवलप नहीं है, या फिर फाइनेंशियल डेवलपमेंट है बट उनका घर का कल्चर कुछ ऐसा है, तो क्या कर लेगा पढ़ाई लिखाई करके, इतना जल्दी काम पे लग जाए। ऐसे बहुत सारा फ्रेंड है जो शायद आप अगर, मुझे याद है कि हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे, ऐसा कुछ दोस्त था, मतलब फ्रेंड था, क्लासमेट्स थे जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट दे आर वेरी शार्प माइंड, दे हैव अ वेरी शार्प माइंड। मतलब कभी कभी तो टीचर्स बोलते थे कि भाई तुम लोग जो अच्छे घर से हो, मतलब सो कॉल्ड फाइनेंशियली स्ट्रांग घर से हो, अगर तुम्हारा घर का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हटा दिया जाए और इनको उनके जगह बिठा दिया जाए तो आप लोगों को कभी मतलब आने नहीं देगा। मतलब दे आर सो पावरफुल। एंड इवन इन टुडेज वर्ल्ड मैं देख रहा हूँ कि जो लोग सो कॉल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर टॉप 10 में आता था, और जो वो उस तरह का जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था बट दे हैव अ शार्प माइंड, मैं देख रहा हूँ सर कि इन जनरल अगर बात करें
वो लोग सर्वाइव अच्छे से कर रहा है कंपेयर टू टॉप 10 स्टूडेंट्स में हार्डली 3-4 जन कुछ अच्छा किया है, बाकी 3-4 जन तो ज्यादा एजुकेशन लेके बहुत पागल टाइप का ही हो गया है, मतलब वही जॉब नहीं है, मतलब दे आर वेरी नेगेटिव माइंड सेटअप, मतलब अरे भाई इतना पढ़ाई किया, सरकार का नौकरी नहीं है, क्या करे क्या करे, अरे भाई कुछ तो होगा दुनिया में करने के लिए, नौकरी नहीं है तो फिर जिंदगी क्या भाड़ में चला जाएगा, पता नहीं। बट दैट मतलब जो चालाक बंदा होता है ना, वो अपने आप को कभी इस तरह का प्रॉब्लम में नहीं डालते, वो हमेशा किसी ना किसी पॉजिटिव माइंड सेटअप लेके अपने आप को बना लेता है। दैट इज दी टेक्निक, और मुझे लगता है ये टेक्निक सही है। मतलब मैं ज्यादा पढ़ लिया तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं दुकान नहीं चला सकता, ये क्या बात है? ज्यादा पढ़ के आप ज्यादा बड़ा बिजनेस करोगे ना। यूएसए का देखो, चाइना को देखो, दे आर मच मोर एजुकेटेड देन अस, मतलब कंपैरेटिवली अगर आप उनका स्किल देखो, मतलब स्किल मतलब मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग कुछ बिल्डअप करने में काफी ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, हमारे जैसा नहीं कि सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन कि चाइना एंड यूएसए हमसे कितना आगे है, बहुत आगे है सर। अगर आप कभी चाइना विजिट करने का मौका मिले, जापान विजिट करने का मौका मिले, आप देखोगे बहुत आगे इसलिए है क्योंकि वहां पर जो वर्क कल्चर एंड जो एजुकेशनल कल्चर है ना, उसमें सीखने को और बिल्डअप करने को मौका देता है। नॉट लाइक अस कि भाई डिग्री ले ले, डिग्री के बिना कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड आ जा, थर्ड आ जा, 95% आ जा, कट ऑफ कितना चल रहा है हमारे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव चलता है कॉलेज में, कट ऑफ कितना है, यही ऑब्जेक्टिव पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? हमारे यहाँ पर इंडिया में ऑब्जेक्टिव क्या होता है पढ़ाई का? कॉलेज का कट ऑफ है कितना, सीखने का कट ऑफ नहीं देखते हम लोग कभी भी कि कौन सा चीज बना रहे हैं, कौन सा मतलब डेवलप कर रहे हैं, इनोवेशंस क्या कर रहे हैं। इसलिए इंडिया में आईबीएम जैसा कंपनी भी नहीं बनता। आजकल थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो एक दो कंपनी बन रहा है सर, गुड साइन। तो एग्जैक्टली सर, एनवायरनमेंट का मतलब वही है कि अगर बिजनेस को डेवलप करना है तभी तो जॉब कहाँ से आएगा सर, बिजनेस से तो आएगा। आपको मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग में अभी लेके जाता हूँ, बट बिफोर दैट एक बार देख लो। अकॉर्डिंग टू ग्लुइक एंड जॉर्ज, the environment includes factor outside the firm which can lead the opportunities for threats to the firm. Although there are many factors, the most important of the factors are socio-economic, technological, supplier, competitors and government. सरकार का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, बहुत बड़ा रोल। गवर्नमेंट का क्या सोच है, मतलब हम किसको गवर्नमेंट में रख रहे हैं और वो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या एप्लीकेशंस लाते हैं। जैसे कुछ देर पहले जब मैं ये वाला लिस्ट दे रहा था, तो मे बी बंगाली दिल टूट रहा था, जैसे मेरा भी दिल टूटता है, बट मैं पूरा दिल से समझता हूँ पूरा बात को, जैसे कि मैं कितना दिन से देख रहा हूँ कि साउथ इंडिया डेवलप करेंटली इसलिए, ये देखो ना, अब जैसे इसको देखते हो आपको पूरा समझ में आएगा। देखो ये ब्लू लाइन क्या दिखा रहा है सर, जो ज्यादा ब्लू है उसका पर कैपिटा इनकम अच्छा है, जो ज्यादा डीप है। आप देख सकते हो इंडिया का ये वाला हिस्सा देख रहे हो, मतलब बहुत स्कोप है सर, बहुत कुछ बनाने का स्कोप है। जो जो जगह बहुत ज्यादा मतलब हल्का है, दैट मींस वहां का मतलब डेवलपमेंट बहुत लो है, डेवलपमेंट बहुत लो है। एंड इसके पीछे यहाँ का पॉपुलेशन का कल्चर, यहाँ का एजुकेशन का कल्चर, यहाँ का गवर्नमेंट का डिसीजंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ऐसा होता तो फिर ये वाला एरिया कैसे डेवलप कर दिया, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड आल्सो सम नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश भी हिमालयस में है, अरुणाचल प्रदेश भी हिमालयस में है, कश्मीर भी हिमालयस में है। बट हाँ, कश्मीर का एक बहुत बड़ा दूसरा इशू है, उसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो भी पॉलिटिकल फैक्टर है, चाहे तो वो भी सॉल्व हो सकता है। तो समझना पड़ेगा आपको कि पूरा का पूरा कंट्री को डेवलप रखने के लिए उसका गवर्नमेंट, उसका लोग, उनका कल्चर, सब कुछ डिपेंड करता है। गवर्नमेंट डिसीजंस बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो दैट इज द थिंग जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। तो सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स एंड गवर्नमेंट। Modern authorities include both internal and external forces that influence business policies and action as integral elements of business environment. समझ में आ रहा है सर? Characteristic of business environment. Characteristic of business environment में अगर मैं बात करूं, business environment का गजब गजब कैरेक्टर है। एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है डायनामिक। मैं आपको आगे बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, ध्यान से सुनो। Business environment exhibits many characteristics. Some of the important and obvious characteristics are briefly described here. Complex business environment क्या है? The environment consists of a number of factors, event, conditions, influencing arising from different sources. It is difficult to comprehend at once of the factor constituting a given environment. All in all, environment is a complex that is somewhat easier to understand in parts, but difficult to grasp in totality. जैसे कि मोबाइल फोन मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर बुक्स ऑब्सोलीट। मोबाइल फोन में जैसे ही म्यूजिक सिस्टम आ गया, कंप्यूटर बुक्स ऑब्सोलीट हो गया। कोल्ड वॉर अमंग कंट्रीज, जैसे वेस्ट इंडिया के साथ चाइना का बहुत ज्यादा चलता है,
और changing international tax laws are complex to understand the responsible business. For example, PUBG ban in India. इंडिया में PUBG बैन के पीछे का क्या रीजन हो सकता है सर? इंडिया में PUBG को क्यों बैन किया गया? স্যার চায়নার সাথে প্রবলেমটা চাইনিজ অ্যাপস গুলো ব্যান चाइनीज एप्स एंड PUBG, इनका मेन 2-3 रीजन है. गवर्नमेंट का 2-3 कारण है. एक, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हमारा, अगर आप इकोनॉमी भी देखो ना इंडिया का, अगर आप इंपोर्टिंग सिचुएशन देखो, आप হ্যাঁ पागल हो जाओगे सर देखते देखते. সেলফ রিলায়েন্ট হওয়ার জন্য সব हाँ बोलो. সেলফ রিলায়েন্সের জন্য মানে सेल्फ रिलायंस है जन्नो ऑब्वियसली. मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ, इंपोर्ट डेटा. इंडिया किस किस कंट्री के साथ कैसे बिजनेस करते हैं, जस्ट लुक हियर. इंडिया का एक्सपोर्ट कितना होता है? 1920 का डेटा देखो, 313 बिलियन. ओके, 313 बिलियन एक्सपोर्ट. और इंडिया का इंपोर्ट है 474 बिलियन का. देख रहा होगा सबको, मतलब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं. एंड दैट इज व्हाई हमारा इकोनॉमी डेफिसिट इकोनॉमी है. ठीक है. जिस दिन ये उल्टा होगा, जिस दिन ये ऑपोजिट दिशा में जाएगा, उस दिन इसका चेंजेस आएगा. ठीक है. अब 1920 में सिचुएशन सारा का सारा कंट्रीज का खराब गया, तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आप लोगों को डाउन में दिख रहा है. दैट्स अ डिफरेंट इशू. अब आप देखो एक्सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं और कौन सा कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स को करते हैं. देखो हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं 12%. स्टील इंडिया के पास बहुत पोटेंशियलिटी है. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम लोग और बहुत मतलब जबरदस्त एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है. यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना एंड हांगकांग, इनसे आप एक्सपोर्ट करते हैं इस तरह से. सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को. अब आप इंपोर्ट में देखो, सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से करते हैं? चाइना से 14.3%, जो हमारा बहुत बड़ा शत्रु भी है, बहुत बड़ा एनिमी है हमारा. इवन मैं तो मानता हूं कि, मैं तो क्यों, मतलब भारत पूरा मानता है कि इंडिया का जो एनिमी चाइना, पाकिस्तान से भी बड़ा एनिमी है चाइना. पाकिस्तान कुछ नहीं है. पाकिस्तान को तो 2-2 मिनट में हम लोग चुप करा सकते हैं, बट चाइना को चुप कराना मुश्किल है, बिकॉज वो काफी स्ट्रांग भी है. बड़ा साइज में भी देखो आप, या बड़ा भुकला साइज है इसका, बहुत बड़ा साइज है. साइज भी है इसका, मतलब टेक्नोलॉजी भी काफी डेवलप है कंपैरेटिवली. इंडिया को कुछ भी करना है ना, फ्रांस से खरीदना पड़ता है, रशिया से खरीदना पड़ता है. चाइना अपने आप पे कुछ ना कुछ बिल्ड करता है, चाहे वो कितना भी खराब चीज बनाए, बट बना लेता है. अब ये PUBG बैन करने के पीछे 2-3 वजह है. एक, ये ऐप के थ्रू से ये जो चाइना धीरे धीरे जो ये अपना इंडियन एरिया जो कवर करना चाहता है, ठीक है. हाँ, अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम कर रहा है, बिकॉज ये तिब्बत वाला एरिया उन्होंने ले लिया ना. ये तिब्बत वाला जो एरिया है वो उन्होंने ले लिया. उसके बाद वो धीरे धीरे भी नेपाल एंड उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को इधर से कैप्चर करके हिमालय में वो राज करना चाहते हैं. और एक बार हिमालय मिल गया तो पूरा भारत में राज करेगा. और इधर पाकिस्तान के साथ मिलके यूके के ऊपर से एक रास्ता बना रहे हैं. आप लोग जानते हो सर? पाकिस्तान के साथ मिलके पीओके, जो कश्मीर का हिस्सा है, ये इसका नाम दिया है सर इकोनॉमिक कॉरिडोर. PLC, आई थिंक इकोनॉमिक कॉरिडोर. मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग डर जाओगे. इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना, इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये एरिया देखो अब कहां से बना रहा है, आप देखोगे तो पागल हो जाओगे कि कितना बड़ा एनिमी है ये हमारा. कुछ देख पा रहे हो सर? ये कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा है सर. ये जो गिलजित है, ये गिलजित कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा है जो पीओके है. ओके, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेकिन है किसका? इंडिया का. अब जो डिस्प्यूटेड एरिया है, आप वहां से रोड कैसे बना सकते हो? अब चाइना ने देखो, ये यहां से रोड बना के बलूचिस्तान में गदर तक जा रहा है. ठीक है, ये जो रोड बना रहे हैं ना, एकदम यहां से बना के, ये देखो, देख रहे हो सर? ये कश्मीर का हिस्सा देख रहे हो सर? ये देखो, ये यहाँ पर लिखा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर. अरे ऑक्युपाइड क्या हमारा है? ऑक्युपाइड पर बोल रहा है. मतलब दुनिया पागल हो गया है. ठीक है. और ये चाइना इसको ना पाकिस्तान के साथ मिलके इंटरनेशनल पॉलिटिकल कुछ अपडेट ले लो सर. ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं ना सर, ये कॉरिडोर के थ्रू से ये पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है. और पाकिस्तान तो बिक जाएगा 2 दिन बाद. पाकिस्तान अपना कुछ नहीं रहेगा, वो चाइना का हो जाएगा. यहाँ पर देख रहे हो सर गदर, वो मूवी आया था ना, कोई मैं निकला गड्डी लेके, गदर था. अरे मूवी का नाम ही था गदर, एक प्रेम. यस सर, गदर. यस सर. हाँ, यहाँ तक का रोड बन रहा है सर. इट्स अ बिग प्रोजेक्ट. लेकिन अभी इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल ना होने दे. और क्यों ना करे? बिकॉज वो हमारे एरिया से जा रहे हैं. पाक ऑक्युपाई करके रखा है, बट वो पाक का है नहीं. कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का नहीं है, कभी भी पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि बात ही नहीं हुआ था 47 में कश्मीर देने का.
कश्मीर का राजा जो थे वो इंडिया के साथ आया था, प्योर पॉलिटिकल इशू से अगर बात करो तो लेकिन अगर जबरदस्ती चाइना के साथ हाथ मिला के पाकिस्तान इधर ये सब करेगा तो ये इंडिया के लिए मुश्किल पैदा करेगा। एक तो चाइना है ही स्ट्रांग, ऊपर से पाकिस्तान हमारा मतलब 47 के बाद से हमारा सबसे बड़ा शत्रु। अब दोनों चीज मिलके प्रॉब्लम बढ़ रहा है सर, आप समझा करो मुश्किल कहाँ कहाँ है। अब वही है सर, ये बैन वगैरह करने के पीछे काफी कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट आ जाता है। तो इंडिया इसीलिए चाहते हैं ये सब चाइनीज चीजें हम लोग थोड़ा बंद करें ताकि उनको ना हमारा डेटा वगैरह मिल जाता है। धीरे धीरे ये सब बंद हो जाए तो फिर इंडिया अपने आप में सेल्फ रिलायंट बन सकता है। और हम लोग भी, ये जो दुनिया भर में ना बहुत सारा कंट्रीज है जो चाइना को पसंद नहीं करता, ये जो अफ्रीकन रीजन है ना इसको चाइना ना पूरा मतलब कैप्चर करके रखा है। तो चाइना पूरा कैप्चर कर भी नहीं पा रहा बिकॉज चाइना का प्रॉब्लम ये है कि इधर चाइना का कोई सी रूट नहीं है। मतलब बिजनेस करने के लिए ओशन रूट होना जरूरी है ना सर। देखो सर, समझने का कोशिश करो, चाइना का जो समुद्र है वो पैसिफिक ओशियन या साउथ चाइना सी जो है ना, इसका भी प्रॉब्लम ये है कि इसको इधर से अगर निकलना है तो काफी सारे कंट्री का परमिशन लेके निकलना पड़ेगा। हेलो, समझ में कुछ आ रहा है सर? दिख रहा है कुछ Yes. आपको? चाइना चाइना का जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी इसका सबसे बड़ा समुद्र वाला एरिया, और इधर ईस्ट चाइना सी। अब ईस्ट चाइना सी से पैसिफिक ओशियन से अमेरिका जाना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा चौड़ा रूट है और बीच में अगर फंस भी जाए तो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना के पास समुद्र नहीं है। अब चाइना ये गदर पोर्ट में क्यों आ गया? चाइना गदर पोर्ट में क्यों आना चाहता है? पाकिस्तान क्यों उसको हेल्प कर रहा है? बिकॉज पाकिस्तान इंडिया का एनिमी और चाइना इंडिया का एनिमी, और पाकिस्तान इंडिया का एनिमी। तो चाइना उसके साथ दोस्ती बना के गदर में क्यों बनाना चाहता है? बिकॉज उसमें उसका अरेबियन सी का पूरा एरिया मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एंड पूरा का पूरा अफ्रीकन रीजन एंड ऑल्सो साउथ अमेरिकन रीजन, पूरा का पूरा एरिया को बिजनेस के लिए कवर करना चाहता है। लेकिन इंडिया के पास मौका है सर, जो चीज वो लोग एक्सपोर्ट करेगा अगर हम ही लोग एक्सपोर्ट कर दे तो सबसे पहला बात क्वालिटी अच्छा होगा, इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है दुनिया के साथ, तो ये चीज बहुत बेटर है। इस बार इंडिया ने सबको बहुत ज्यादा ये दे रहा है सर, वो कोरोना वैक्सीन दे रहा है, बहुत सारे कंट्रीज को फ्री में दे रहा है, मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज है, ताकि वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप रखे और ये सब कंट्री हमारे साथ चल पाए, ना कि चाइना के साथ। बहुत बड़ा खेल है, अब मैं आपको क्या बताऊं, आपको समझ में आ रहा है इतना बहुत काफी है, लेकिन धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ पॉजिटिव सीखने का है। बिजनेस में डायनामिक रोल क्या होता है, एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर, कभी ये इसका दोस्त है कभी वो उसका दोस्त है। अब इधर श्रीलंका एंड बांग्लादेश भी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, आप लोगों को पता है। बांग्लादेश का प्रॉब्लम है क्या है ना, वो इंडिया बोल रहा है, बांग्लादेश के थ्रू से कितना सारा लोग इंडिया में जबरदस्ती आ जाता है। अब जब इंडिया बोलते हैं कि भाई चुपचाप रोको इनको, तो बांग्लादेश बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जाति धर्म के आधार पे ना बांग्लादेश के साथ हमारा एक दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन बांग्लादेश अगर बांग्लादेश है तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। अगर 71 में अगर हम लोग बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट ना करता तो आज बांग्लादेश यहाँ पर पाकिस्तान से कंट्रोल होता। आपको पता है बांग्लादेश पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, यस सर। है ना सर। तो बांग्लादेश का प्रॉब्लम यही है कि बांग्लादेश बात समझ नहीं रहा है, और ये कभी इंडिया को, इवन चाइना से, बांग्लादेश का आर्मी चाइना से जाके ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, पैसा मिल रहा है सर, चाइना सबको लेना चाहता है, पैसा देके खरीद रहा है। इधर श्रीलंका के साथ हमारा थोड़ा मिक्स्ड अप है, नेपाल हमारा हमेशा से दोस्त था बट इसको भी चाइना कोशिश कर रहा है, बट इसमें देखो नेपाल का जाति धर्म सब बनता है इंडिया के साथ। भूटान इज ऑल्सो वेरी फेवर्ड कंट्री फॉर द इंडिया, बट उधर भी चाइना उसको दिक्कत कर रहा है। डोकलाम वाला केस आपको अगर याद होगा, डोकलाम में चाइना यहाँ पर अटैक कर रहा था, डोकलाम का एरिया लेना चाहता था, चाइना सबको ले लेना चाहता है, वो फिर से वो मतलब कॉलोनी बनाना चाहते हैं जैसे ब्रिटिश लोग करता था पहले, ठीक है। अब ये होने नहीं देगा इंडिया, अब इसी के कारण सबको ये हाथ धो के पड़ा हुआ है इंडिया के पीछे, और चाइना सबको मदद कर रहा है। यहाँ पर श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बान टोटा बोल के, श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बान टोटा पोर्ट है, वो पोर्ट पूरा चाइना ले लिया, उस पोर्ट को लेके वो क्या कर रहा है, यहाँ पर पूरा बिजनेस बढ़ा रहा है। समझ नहीं रहे हो आप ले लोग? लिया মানে কি কিনে हाँ? নিয়েছে নাকি কিনেছে নাকি মানে नहीं लीज पे लिया है, लीज पे लिया है, लीज लीज। अच्छा अच्छा हम्बान टोटा, ये देखो मिला, पोर्ट टाउन इन श्रीलंका, जा रहे हैं, हाँ देख रहे हो, इस तरह का पोर्ट डेवलप करके रखा है। उसके बदले में चाइना को हेल्प किया है,
पैसा मिल, मतलब श्रीलंका को कुछ पैसा का जरूरत था, तो चाइना क्या कर रहा है, उसको पैसा दे रहा है और बदले में बोल रहा है कि आपका पोर्ट हमें दे दो, हम इसको यूज करेंगे। अब मुश्किल यही है कि अगर इस तरह से हर एक कंट्री के साथ अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी को और डेवलप होना पड़ेगा ना सर। चाइना के पास क्या है ना, एक सुविधा क्या है चाइना का, कि चाइना के पास बहुत सारे इन्वेंशन है करेंटली जो इंडिया के पास नहीं है, ये चीज जब तक डेवलप नहीं होगा, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इस जगह को आप लोग समझो, और उसके लिए सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है ना। दूसरे से चीज लेके थोड़ी ना किसी और को दे सकते हैं आप, खुद का नहीं है तो क्या दोगे दूसरे को। अब चाइना इसलिए थ्रेड है हमारा इतना बड़ा। डायनामिक क्यों है? एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर due to the many and varied influence operating, there is a dynamism in the environment causing it. The film industry generates revenue from the ringtones, caller tunes rather than sale of music CDs. मतलब वो पहले एक टाइम था जब म्यूजिक सीडीज वगैरह सेल होता था, और उसके बाद से रिंगटोन सेल करके, कॉलर ट्यून सेल करके ज्यादा इनकम आ रहा है। तो दुनिया चेंज हो रहा है, बिजनेस सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसके साथ अपने आप को अडॉप्ट भी करना बहुत जरूरी है। इसका एक प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल ने भी किया था। कंप्यूटर हमारे यहाँ पर पूरा भारत के 5 साल बाद आया था, जानते हो आप लोग? पूरा भारत में कंप्यूटर आ गया था 95 में, मोस्ट प्रोबेबली 93 95 में। वेस्ट बंगाल में 98 में आया, 3-4 साल बाद, क्योंकि उस टाइम पे देन चीफ मिनिस्टर जो थे, उनका मानना था कि कंप्यूटर आएगा तो इंडिया में आधा से ज्यादा लोग, पश्चिम बंगाल का लोग बेकार हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये वाला बात करके उन्होंने मुश्किल में क्या डाल दिया कि जो समय का मांग है, अब उसको क्यों चेंज कर सकते, कैसे? जो समय है, अब उसको समय को आप चेंज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स आपका फिलोसॉफिकल दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर बाद में उसको सुधारने के लिए उन्होंने सेक्टर 5 को बनाया, जो सॉल्ट लेक में आज आप लोग देखते हो, ठीक है। लेकिन वो उस टाइम पे बैंगलोर जिस तरह से अपने आप को बना लिया था, जिस तरह से हैदराबाद बन गया था, बंगाल भी बन सकता था, बट नहीं बन पाया। ओके सर, बहुत सारे डेटा है, अब क्या बोलूं और क्या नहीं। फार रीचिंग इम्पैक्ट, environment has a far-reaching impact on organizations. The growth and profitability of an organization depends critically on the environment in which it exists. Any environmental change has impact on the organization in several different ways. And organizations like Aditya Birla Group has moved from textile to cement to retail and to financial service as well as telecom due to changing circumstances. मतलब आदित्य बिरला पहले टेक्सटाइल बिजनेस में था, बिरला कपड़ा वगैरह बनाता था, उसी का फैक्ट्रीज हुआ करता था। फिर उन्होंने देखा उस फील्ड में ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, फिर उन्होंने धीरे धीरे सीमेंट में आया। आज भी आप देखते हो बिरला सीमेंट का ऐड आता है। फिर उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस, आदित्य बिरला कैपिटल जैसे कंपनी थी, उसका भी टीवी में ऐड आता है। और आजकल तो बिरला का आइडिया का जो है सीम सर, वो बिरला का है, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस चेंजेस के साथ साथ वो भी अपने आप को बदला है, तभी जाके अपने आप को सर्वाइव कर पाया है। बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। There is a close and continuous interactions between business and its environment. This interactions helps in strengthening the business firm using its resource more effectively. It helps the business in the following ways: determining opportunities and threats. Opportunities and threats means the interaction between the business and its environment will bring out opportunities for and threats to the business. It helps to find new needs and wants of the consumers, changes in laws, changes in social behaviors of people, and also tells what new things the competitors are bringing in the market to your consumers, thus determining opportunities and threats. Giving directions for growth. आपको ये directions देता है कि growth किधर होगा, ये भी business environment है, आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि ये जो फाका एरिया आपको दिख रहा था ना, ये जो फाका एरिया आप दिख रहे थे, आपको देख के खराब लग रहा था, ये फाका एरिया मतलब जहां पर पर कैपिटा इनकम भी लो है, इसका मतलब आप इसको सोचो कि this is threat as well as this is opportunity। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये जो फाका एरिया आपको दिख रहा है इंडिया का, जिसमें डेवलपमेंट कम हुआ है कंपैरेटिवली साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी है। मतलब स्टिल 60% ऑफ द इंडिया जिसमें डेवलपमेंट का काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, स्कोप बहुत हाईफाई है। हेलो, ये सर नो सर? यस सर। And that is the reason, इसका मजा आप लोगों को लेना होगा। इसका पॉजिटिव यही चीज है आपके पास, स्कोप बहुत है आपके पास। ये सब डेवलप होगा, आज नहीं तो कल होगा। बहुत हो भी रहा है, कुछ कुछ सिटी में बहुत डेवलप हो रहा है। जैसे बिहार में एक सिटी है, मे बी इसको पता होगा विश्वजीत को, हाजीपुर नाम तो सुना होगा विश्वजीत? यस सर।
हाजीपुर में बहुत डेवलपमेंट आ रहा है, वहां पर आईटी हब भी बन रहा है, जो पटना से 30-35 किलोमीटर दूरी में है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूरी में है। तो हाजीपुर में काफी डेवलपमेंट आ रहा है। तो कुछ कुछ ऐसे सिटीज है जिसमें जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था, बट अभी बन रहा है। कोलकाता में, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में काफी डेवलपमेंट हो रहा है, जो नॉर्दर्न पार्ट में है, ठीक है। कंटिन्यूअस लर्निंग, आपको हमेशा सीखने का ताकत रहना चाहिए, हमेशा। ऐसा नहीं कि अभी सीख लिया, बहुत कर लिया, मन भर गया, ऐसा नहीं। समझ रहे हैं काजल? हेलो? Yes, Continuous sir. learning is very important, sir. मतलब not only for the growth of your, but for the country, for the economy, for everything. The managers are motivated to continuously update their knowledge. आपको हमेशा सीखना है। Understanding and skills to meet the predicted changes. आप अगर समय के साथ साथ अपने आप को बदलते नहीं जाओगे, नॉलेज को अपग्रेड नहीं करोगे, तो फिर आप समय के साथ बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि आगे जाके आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज बनोगे, सीएमए बनोगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चेंजिंग एनवायरनमेंट क्या है। और अगर आप लर्निंग करना बंद कर दोगे तो मुश्किल में आ जाओगे सर, मुश्किल में आ जाओगे। उस दिन एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट फोन किया था उनका बच्चे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो नाम नहीं लेता हूँ। तो उनका करीब 25-30 साल से वो 30 ईयर से वो इस फील्ड में है, ऑडिट का काम करते हैं, जैसे कि चार्टर्ड लोग करते हैं, आप लोग जानते हो। तो मेरे को पूछ रहा है कि वो शेयर मार्केट का जो पढ़ाई होता है ना, NISM, सुने हो ना सर आप लोग? मेरे मुंह से सुने हो या फिर सुन भी रहे हो आजकल? बहुत सारे स्टूडेंट लोग करते भी हैं, आप लोगों में से कोई कोई लोग करते भी हैं। NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, जो शेयर मार्केट का ही एक पढ़ाई है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो। अगर ये मतलब NISM जो है, ये आपका सेबी का एक एजुकेशनल एरिया है, जिसके थ्रू से अगर कोई चाहे तो, सेबी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेबी, इसके थ्रू से अगर कोई शेयर मार्केट या फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट फील्ड में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए 26 तरह का एग्जाम होता है सर। इसमें लिखा भी रहता है सर, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। तो देखो यहाँ पर 26 तरह का, आप देख भी सकते हो, मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ 26 तरह का, जिसमें वैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, जैसे अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग, जैसे आप लोग जैसे जो लोग हैं, मैक्सिमम ये वाला करते हैं, सीरीज 12 वाला करते हैं अभी, बिकॉज वो फाउंडेशन है, सीरीज 12 ये वाला NISM सीरीज 12 सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशंस। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स है जो लोग सीरीज 8 करते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव, ये वाला इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशंस। कोई तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह करके जॉब वगैरह भी कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो 30 साल से चार्टर्ड है, बट उनको यही नहीं पता, वो इवन जो कोलकाता कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में भी ऑडिट किया है, बट वो मेरे को पहले पूछा कि स्कोप बताइए। फिर मैंने जब उनको स्कोप बता रहा तो उनको ना बहुत प्रॉब्लम हो गया कि भाई ये इतना छोटा इंसान है, मतलब ये काफी जूनियर है, इनको पता है, हमें नहीं पता। तो मैं वो मुझे बता रहा है, फिर मैं बताने के बाद मेरे को बता रहा है कि 30 साल से मुझे सब पता है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर पता ही है, मैं बोलना मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं बोल रहा कि पता तो है, तो फिर आप पूछ क्यों रहे फिर? तो फिर आप बोलिए कि सब कुछ आपको पता है। फिर वो मतलब बोल रहे कि वही, फिर बाद में ना चुप हो गए, फिर बोलते भाई हम पूरा दुनिया संभाल जाते हैं, फिर अपना बेटा ही नहीं संभालता, ठीक है, इस तरह से बोल रहा है। अब बात बेटा का नहीं है, उनको एक्चुअली प्रॉपर्ली पता ही नहीं कि NISM। फिर वो बोल रहे हैं कि इसमें कितना एग्जाम होता है, एक्चुअली इसका एग्जाम का सिनेरियो अलग होता है। ये 26 तरह का एग्जाम अलग अलग है। जैसे सीए वगैरह के एग्जाम में क्या होता है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ऐसे होता है ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक एक एग्जाम अपना एक एक अलग अलग, और एग्जाम का अपना था, ये देख सकते हो आप, देख सकते हो। सर्टिफिकेट वैलिडिटी 3 साल, देख रहे हो सर? सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 3 साल, मतलब 3 साल बाद फिर से क्या करना है, 3 साल बाद एग्जाम देके फिर से रिन्यू करना है। अब जब फील्ड में कोई काम करेगा तो वो रिन्यू कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट पहले तो सीखना, सीख के एग्जाम देना है ना सर। बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई से कंट्रोल होता है नॉर्मली, ये सर। इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी सारे आप लोग जैसे। अब बात वही है कि मैं इतना दिन से फील्ड में हूँ, मुझे पता है, पर फिर भी मैं मतलब अपना अकड़ दिखा रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है, फिर भी मुझे पता है। जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ पता होगा, बट हाँ सर, ये जरूरी था, उनको पता होना चाहिए था, बिकॉज वो काफी दिनों से फाइनेंशियल फील्ड में है, बट फिर भी वो मतलब हाँ ना कर रहा था। इमेज बिल्डिंग, environmental understanding helps the business organizations in improving their image by showing their sensitivity to the environment in which they operate. For example, in view of the shortage of power, many companies have set up captive power plants in their factories to meet their own power, मतलब जो पावर का नीड होता है ना ऑर्गेनाइजेशंस को, उसको फुलफिल करने के लिए। Understanding the needs of the environment, be it government, consumers or any other element, it helps showcase that business is aware and responsive to the needs. It creates a positive image and helps it prospers and win over the
competitors. And last point is meeting competitions. It helps the firm to analyze the competitor strategies. मतलब आपको हमेशा competitions करना है, दुनिया में सब कोई competition कर रहा है, मतलब एक कंपनी आगे निकल जाएगा। जैसे रिलायंस, अगर मैं competitions का बात करूं तो फिर आपको सामने मैं ये बड़ा एग्जांपल तो ले ही सकता हूं ना सर। competitions में बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है रिसेंट ट्रेंड में आपने भी देखा है। ऐसे तो कार में भी कंपटीशन काफी है, बट ये जियो, आइडिया, वोडाफोन एंड एयरटेल, इन सभी का नाम आप लोग जानते हो, है ना। जियो इस तरह का मार्केट को कैप्चर किया है या कर रहा था, अभी उतना नहीं है क्रेज जियो का, एक टाइम पे जियो का क्रेज बहुत ज्यादा था, फिर उसको कम्पीट करने के लिए स्टार्टिंग 2 साल में आइडिया और वोडाफोन का हालत खराब हो गया। इवन एयरटेल आल्सो कोर्ट में केस भी किया, जीता भी ये लोग, जानते हो, जियो के अगेंस्ट में फाइन पे पेनल्टी भी चार्ज हुआ, इन पे पेनल्टी भी चार्ज हुआ। फिर बाद में ये लोग अपना एक जोड़ीदार बना लिया। फिर अभी क्या चल रहा है सर मार्केट में? VI उल्टा ऐसे लिखते हैं, मतलब ये कंपटीशंस के साथ चलने के लिए ये स्ट्रेटेजी है, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ चेंजेस के लिए, समझ रहे हो सर। अक्कड़ दिखाने से नहीं होता है, समय के साथ सूझबूझ भी जरूरी है। रिसेंट ट्रेंड में कंपटीशंस में बिग बाजार का हालत खराब हो गया सर, बिग बाजार अपने आप को सेल कर दिया रिलायंस को, सोल्ड इज बिजनेस टू रिलायंस। अब क्या करें, समय के साथ साथ कुछ चीजें जरूरी होते हैं, समझ में आ रहा है सर। तो दिस इज हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप भी थक जाओगे सुनते सुनते, बट कोई बात नहीं। फिलहाल आप लोग एक काम करो, बेसिक्स जो भी पॉइंट आज डिस्कस किए हैं इसको घर में गो थ्रू करो, जिनके पास नोट नहीं है मैं शेयर करता हूँ। नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी और भी इंपॉर्टेंट एरिया है जैसे रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस, फिर हम लोग एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लुएंस, काफी सारा इंपॉर्टेंट मैटर है, सारा का सारा कोको कोला पेप्सी का एनवायरनमेंट है, मतलब कंपैरिजन है, सब डिस्कस करूंगा, स्वॉट एनालिसिस डिस्कस करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सर आज तो इतना ही है, आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको बिजनेस एनवायरनमेंट सुन के या जान के कैसा लग रहा है ये भी आप बताइएगा। बंगाल का हालत को ठीक करने के लिए आयन एंड राजू के मन में जो चल रहा है उसको भी आप लोग बताइएगा सर, कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो काजल एंड विश्वजीत, आपके मन में भी, एंड साइनी, छत्तीसगढ़, बिहार या ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, बेसिकली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को ठीक करने के लिए आपके मन में क्या है, क्या किस तरह से आप इंडियन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ला सकते हो, लाइक वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आप लोग जरूर सोचिएगा और मुझे बताइएगा, फिर कुछ तो होगा सर। तो बिहार में ब्लैक मनी बहुत दिखाता नहीं है, और ब्लैक मनी से तो काम नहीं होगा ना, जिसपे सबका डेवलपमेंट हो वो वाला चाहिए, है ना, जिसमें प्रॉपर डेवलपमेंट। पैसा किसी के पास बहुत है, किसी के पास नहीं है, आई नो बिहार में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है बिहार में, बट प्रॉब्लम सर पैसा का बात नहीं है, बात पैसा का नहीं है, बात फैसिलिटीज का है, बात लिविंग स्टैंडर्ड का है, ठीक है। अब मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं अच्छे से खाना नहीं खाता, या फिर मैं एक अच्छे घर में नहीं रहता, या फिर एक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, एक प्रॉपर स्कूल नहीं है, एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, एक प्रॉपर लिवलीहुड नहीं है, जो एक मतलब एक अच्छे से जीने का एक तरीका है वो नहीं है, क्या मतलब होता है? पैसा लेके क्या करेंगे, क्या करेंगे इतना पैसा लेके? पैसा का यूज कहाँ है? मनी इज फॉर व्हाट? मनी इज नॉट फॉर हनी, एंड हनी का मतलब होता है कि पैसा ना इस्तेमाल होना चाहिए जरूरत की जगह, जहां पर जरूरी है उसका। ऐसा नहीं पैसा लेके आप क्या हवा खाओगे, पैसा का कोई मतलब नहीं है हवा खा के, उसका इस्तेमाल सही जगह पर होना चाहिए। बंगाल में भी पैसा बहुत है सर, लेकिन गलत लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है, ठीक है। और एक आदत सा बन जाता है कि हम तो लोग ऐसा लगता है अरे जो है सब ठीक ही है, कुछ खराब नहीं। मतलब अब कुआं का मेढक देखे हो सर, जो कुआं में रहते हैं उसको लगता है पूरा दुनिया में वही सबसे बड़ा जगह में रहते हैं, उसको उसने कभी समुद्र देखा ही नहीं, कभी दीघा में जाके कुआं का मेढक को छोड़ दो या पुरी में जाके, तो उसको समझ में आएगा ना, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा भी कुछ चीज होते है दुनिया में। मतलब द कंडीशंस लाइक बिहार, बंगाल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया का ऐसा हालत हो गया, दे फील दैट कि दे हैव एवरीथिंग एंड दे नो एवरीथिंग, बट उनको कभी कुआं से निकल के बाकी जगह में जाने के लिए बोलो और फील करने के लिए बोलो। मेरे इसको लेके ना मेरे घर में मेरे साथ पापा का बहुत झगड़ा चलता रहता है। पापा बोलते नहीं वी बंगाल हैव लॉट्स ऑफ थिंग, यस बंगाल में बहुत कुछ है। बंगाल का मैं अगर मैं आपको अच्छा पॉजिटिव बात बताऊं, जैसे कल बजट में एक डेटा आया, लेदर प्रोडक्शन में नंबर 1, वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1,
अब प्रॉब्लम क्या है ना, नंबर 1 हम लोग कुछ चीज में सच में है, बट मुश्किल यही है कि इसको सिर्फ नंबर 1 का डेटा नहीं चाहिए, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशंस, पर कैपिटा इनकम तब डेवलप करें। एक दो चीज में अच्छा तो होगा ना, फर्टाइल लैंड है, भगवान ने दिया, क्यों ना यूज करें। ओके सर, ठीक है, टाटा फिर, बाय सर। बाय बस बाय।